दादा ने अपनी जमीन पर 3 बंगले बनवाए थे और उनके आसपास एक बाउंड्री बनवा दी थी। यूं घर अलग थे लेकिन घर एक ही था, जिसका एक बड़ा आंगन तीनों घरों से मिला हुआ था। दादा के 3 बेटे थे। बड़े 2 बेटों की शादियां हो गई तो उन्हें अपने अहाते में बनाए हुए मकान में रहने के लिए दे दिया गया, जबकि तीसरे में वो खुद रहा करते थे। मेरे पापा सबसे छोटे थे और 2 बुआ भी उनके साथ रहती थीं। पापा की शादी हो गई तो माँ भी सास ससुर के साथ ही रहने लगी। हमारी जॉइंट फैमिली थी, जिसको पहले माँ ने खुशी खुशी स्वीकार किया। जमींदार परिवार था और खुशहाली थी, लेकिन ऐसे परिवारों की अलग परंपराएं होती हैं। जरूर मेरी माँ इन परंपराओं और संस्कारों का खास ख्याल रखती थी। सास की सेवा और ससुर का कहना मानना, नंदों का ख्याल रखना, उन्होंने किसी को शिकायत का अवसर न दिया और इस सेवा के बदले में सभी से खूब इज्जत और प्यार पाया। माँ की शादी के 1 साल बाद मैंने जन्म लिया। माँ की ममता जाग गई। पिताजी मेरे जन्म पर खुश थे, हर समय गोद में लिए रहते। मेरी मासूमियत से झुकती पलकों पर दोनों माँ बाप निहाल हो जाते। कुछ दिनों बाद मैं इस काबिल हो गई कि अपने माँ बाप और दूसरे रिश्तों की पहचान कर सकूं। अपने चारों तरफ बहुत मेहरबान और प्यार करने वाले लोगों को मौजूद पाया। सभी मुझे बहुत प्यार करते थे, खास तौर पर दादी और बुआ, जिनकी अभी शादी नहीं हुई थी और हमारे साथ रहती थीं। हम गांव में रहा करते थे। बड़ी ठाठ वाली जिंदगी थी। मेरी दोनों बुआ मुझे हर समय गोद में ले रहती तो चाचा और बड़े पापा भी उंगली पकड़ कर बारी बारी सैर कराने बाग में ले जाते। वो मुझे जी जान से प्यार करते थे और मेरा दिल उनके प्यार की दौलत से माला माल था। ददियाल में इतना प्यार मिला कि कभी ननिहाल जाने की इच्छा नहीं की। नानी के अलावा 2 मौसी थीं, जबकि नाना इस दुनिया से सिधार गए थे। मेरे लिए ननिहाल वाले कोई अहमियत ना रखते थे। कभी ये लोग मिलते भी तो मैं उनके पास ना जाती, जैसे कि वो मेरे लिए अजनबी हों। दादा के घर में इतना प्यार मिल गया कि किसी और से प्यार की जरूरत न रही। मैं भी छोटी सी थी कि पापा और उनके भाइयों ने मेरे अच्छे भविष्य के लिए प्लान बना लिए। वो मुझे उच्च शिक्षा दिलवाना चाहते थे, जबकि हमारे गांव में लड़कियों को पढ़ाने का रिवाज ना था। लेकिन वो इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि जब मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाऊं और परिवार का नाम रोशन करूं। घर पर एक हाई एजुकेटेड ट्यूटर मैडम की व्यवस्था की गई, जो मुझे पढ़ाने आती थी। किसी को पता न था कि एक शाम ऐसी आने वाली है जिसके बाद खुशियां हमारे भाग में ना रहेंगी। जिंदगी का सफर तो ऐसे ही चलता रहेगा, पर मंजिल कभी ना मिल सकेगी। शरीर और आत्मा का रिश्ता तो कायम रहेगा, लेकिन इसमें खुशी की जरा सी भी चमक ना होगी। और मेरी माँ की जिंदगी ऐसे फूल की तरह हो जाएगी जो खिलते तो हैं मगर किसी किताब में दब कर रह जाते हैं। इसमें कसूर किसी का ना था, मेरी माँ का ही था। कहने को उन्होंने बड़ी मौसी के उकसाने पर खुद को परेशानियों के हवाले कर दिया। बस एक ही रट उनकी जुबान पर थी, मैं जॉइंट फैमिली में अब नहीं रहूंगी। मुझे तो बस अलग घर चाहिए। जिन दिनों में 8 साल की थी तो नानी ने अपना घर बनवाने का फैसला किया, क्योंकि मकान काफी पुराना हो चुका था। नाना की मौत के बाद से अभी तक उसकी मरम्मत नहीं हुई थी, इसलिए पूरे घर को ठीक कराने की जरूरत थी। नानी और बड़ी मौसी कुछ दिनों के लिए हमारे घर पर रहने आ गई ताकि मकान दोबारा से सही हो जाए। ये लोग पहले भी कभी कभार आते थे, 2-4 घंटे रुक कर माँ से मिलकर चले जाते थे। वो माँ को अपने घर में खुश पाते तो संतुष्ट हो जाते। इस बार वो ज्यादा दिन रहने आए तो हमारे दिन रात सब उनके सामने थे। हमारे परिवार का तो रिवाज था कि सबसे घुल मिलकर रहते थे और बहू को ससुराली रिश्तों की मर्यादा का पालन करना होता था। मेरी माँ ये कर्तव्य निभा रही थी, बदले में प्यार और इज्जत प्या रही थी। वो तो खुश थी अपनी जिंदगी से, लेकिन बड़ी मौसी के लिए सब कुछ हैरत की बात थी। उन्होंने धीरे धीरे माँ के कान भरना शुरू कर दिए। अरे पागल हो तुम, क्यों सास के आगे नौकरानी बनी हुई हो? जेठ जेठानियों के लिए उठकर खड़ी हो जाती हो और नौकरों की तरह हुक्म पूरा करती हो। नंदे कोई मेहमान है जो उनके लिए पकाती हो? ससुराली रिश्तेदार दूर दूर से आ जाते हैं और उनके लिए खाने बनाते बनाते थक जाती हो। अरे भाई, तुम एक आजाद और सेल्फ इंडिपेंडेंट इंसान हो, ये क्या ससुराल वालों की मेहमानदारी में फंसी हो? ये सब इस जॉइंट फैमिली की वजह से है। अपने पति पर दबाव डालो कि तुम्हें अलग घर लेकर दे और तुम इन लोगों से अलग हो जाओ, ताकि अपनी मर्जी से उठो बैठो, अपनी मर्जी से कहीं आओ जाओ, चलो फिरो। भला ये कोई जिंदगी है? सिर्फ माँ ही सास नंदो जेठ जेठानी का ख्याल नहीं रखती, वो सभी तो मेरी माँ का ख्याल रखते थे। उनकी एक फरमाइश पर भाग कर दौड़ करने लगते थे। नंदे अपनी इस भाभी के बगैर निवाला न तोड़ती थीं। सभी काम एक दूसरे का हाथ बटाते थे और नौकरानी अलग थी, लेकिन मौसी के दिमाग में शायद ये था कि सब मिलजुल कर और मिल बांट कर ना खाएं, बल्कि माँ अलग तलग पकाएं और सबसे छुप कर खाएं। घर में किसी चीज की कमी होती जो वो ऐसा करती, हर चीज ढेरों आती। भगवान न करे अगर कमी होती भी तो ये लोग ऐसे ना थे। ये खानदानी लोग थे और खाने पीने के मामले में तो इस तरह के थे कि अपने मुंह का निवाला दूसरों के आगे रख देते थे। मेहमान नवाजी तो उनके जीवन का खास हिस्सा थी। कहते हैं कि पानी की एक बूंद भी लगातार पत्थर पर पड़ती रहे तो उसमें सुराख कर देती है,
और इन बातों ने आखिरकार माँ पर असर करना शुरू कर दिया और वो अपने जीवन साथी से अलग और ससुराल से दूर रहने के लिए जिद करने लगी। सपना अगर हकीकत को रूप धार ले तो इंसान का मन किसी अनजानी खुशी और मदमस्ती के गीत गाने लगता है, लेकिन अगर हकीकत सपना बन जाए तो सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रहता। कहा जाता है कि इंसान के भाग्य का फैसला पहले ही हो जाता है, लेकिन कभी कभार कुछ जज्बाती फैसले भी उम्र भर का रोग बन जाते हैं। मेरी माँ भी अपने जज्बाती फैसले और ईगो की भेंट चढ़ गईं। वो अगर ससुराल से अलग हो जाने की इतनी जिद न करती तो शायद उनकी जिंदगी में जगमगाने वाली रोशनियां कभी भी अंधेरों का रूप न धरती। उनकी आंखों में बड़ी मौसी ने ना जाने कौन से ऐसे सपने भर दिए थे कि उन्होंने अपने प्यार का ताजमहल इन सपनों की भेंट चढ़ा दिया। उस समय उनकी आंखों पर जिद की पट्टी बन गई थी और कान अहंकार से बहरे हो गए कि वो अपने चाहने वाले पति की बातें ना सुन सकीं। वो अपने पति की उन बातों को भी ना सुन सकीं जो उन्होंने अपने स्वर्ग, अपने घर को बचाने के लिए की थी। पापा ने वाकई बड़े जतन किए कि वो अपना खूबसूरत आशियाना जो बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद से बना हुआ था उजड़ने नहीं देना चाहते थे। सब सपने धरे के धरे रह गए और बड़ी मौसी के उकसाने के से घर छोड़कर मायके चली गईं। पापा का चैन और सुकून भी उनके साथ जाता रहा। दादा दादी ने माँ को मनाने की बहुत कोशिश कर ली, मगर वो ना मानी कि मैं अब अपने आप के घर में नहीं रहूंगी, मुझे अलग घर चाहिए। गांव में कोई अलग घर में रहे तो 100 बातें बनती हैं, वहाँ इकट्ठे रहने में ही भलाई होती है। खास तौर पर जमींदारों के तो 100 दुश्मन होते हैं। पापा तो सुबह के गए शाम को डेरे से लौटते थे। खेतों के बीचों बीच अकेले में किसी घर में रहना संभव न था और पिताजी के लिए अपनी पुश्तैनी घर को छोड़कर किसी शहर में जा बसना भी संभव नहीं था। दादा दादी जिंदा थे, वो अनुमति ना देते कि बेटा बहू और नन्ही मुन्नी बच्ची को लेकर शहर जा बसे। सास ससुर ने मिन्नत की, जेठ जी मिन्नतें करते रह गए कि भाभी इस अहाते के अंदर अलग घर आपको बनवा देते हैं। बहुत जमीन पड़ी है, लेकिन अहाते से बाहर रहने की जिद ना कीजिए, यह आपके और किसी के लिए भी फायदेमंद ना होगा। माँ ने हर किसी की मिन्नत को पैर में डाल दिया और उन्हें दिमागी परेशानी में फंसाकर खुद भी जुदाई के लाव में झुलसने को अकेले रह गईं। जबकि उनका व्यवहार पहले अपने ससुराल वालों के साथ बहुत ही अच्छा होता था, लेकिन मौसी के आने के बाद वो इतनी बदल गईं कि काया ही पलट गई। पापा तो मेरी माँ के इशारे के गुलाम थे, अपनी चांद सी बच्ची से पल भर की जुदाई बर्दाश्त न कर सकते थे। अगर माँ उस समय समझदारी से काम लेती तो कोई वजह नहीं थी उनका स्वर्ग जैसा घर इस तरह बर्बाद हो जाता। पापा ने कहा था, सुनीता थोड़ा सा सब्र कर लो और बता दो जो परेशानी है तुम्हें। मैं एक एक परेशानी को दूर कर दूंगा। औरत की आज़ादी, उसका अपना घर, उसका अधिकार है। एक ऐसा घर जिसकी वो खुद मालिक हो, जहाँ वो कुछ भी करे, जहाँ बस उसी की हुकूमत हो, लेकिन हर बात के लिए एक सही समय होता है। माँ पिताजी अब बहुत बूढ़े हो गए हैं, तुम्हें थोड़े से इंतजार की तकलीफ तो उठानी पड़ेगी। लेकिन माँ ने कुछ महीने भी सब्र नहीं किया। माँ में बहुत खूबियां थी, लेकिन एक कमी बहुत बड़ी थी कि वो कान की कच्ची साबित हुई। मौसी ने उन्हें बहका दिया कि जो आराम और ऐश तुम्हें अपने घर में मिलेगा वो तुम इस जॉइंट फैमिली में रहकर सोच भी नहीं सकती हो। इसलिए जब तक तुम्हारा पति तुम्हारे लिए अलग घर की व्यवस्था नहीं करता तुम मायके में ही रुक जाओ। यूं पापा और दादा दादी कई बार बहू को मनाने आए, मगर नाकाम नाउम्मीद वापस लौट गए। मौसी माँ को उकसाती कि सास को ऐसा कहो वैसा कहो, नंदे लेने आए तो ये जवाब देना, खुद पति के सामने उनकी बहनों में कीड़े निकालना। जबकि दादा के घर में तो बेटियां बहू बहनों की बहुत इज्जत की जाती है। ये वही बहनें तो थीं जो ठंड के मौसम में ठिठुरती हुई रातों में अपने भाइयों के घर वापसी का इंतजार करती रहती थीं, और जब भाई घर आते तो खाना दोबारा गर्म करके देती, उनके लिए बिस्तर बिछाती। ऐसे ख्याल रखने वाली बहनों के बारे में भला कोई भाई कैसे बुरा सुन सकता है। ये खून के रिश्ते थे, माँ बाप बहन भाइयों के प्यार की वो मजबूत बेड़ियां थीं कि उन्हें पल भर में नहीं तोड़ा जा सकता था। बड़ी मौसी तो इस हकीकत से बिल्कुल अनजान थीं कि गांव में मिलजुल कर प्यार से रहने वाले खुद को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। वो ना जाने मेरी माँ को उनके घर के स्वर्ग से निकाल कर मुझसे और मेरी माँ से किस बात का बदला ले रही थी। ये वही बहन थी जब नाना की मौत के बाद अपनी माँ और बहन का बोझ उठाने के लिए शादी से मना कर दिया था। खुद अपने हाथों से अपनी छोटी बहन यानी मेरी माँ को दुल्हन बनाकर विदा किया। वही बहन आज माँ को समझाने के बजाय गलत बात और उनकी हिम्मत बढ़ा रही थी। एक गैर शादीशुदा लड़की को भला क्या पता हो सकता है। एक खुशहाल परिवार जहाँ एक सब कुछ एक दूसरे से प्यार करते हैं उसका क्या महत्व है। यहाँ भी हाल कुछ यही था। अगर मौसी मेरी माँ को ना भड़काती और उन्हें गलत रास्ते की तरफ ना ढकेलती तो हमारा आशियाना ना जलता। लेकिन मौसी ने तो माँ को ऐसी जगह पर ला खड़ा किया कि देखते ही देखते माँ की आंखों के सामने बने
बनाए गए आशियाने के तिनके बिखर गए और उनके ससुराली रिश्तेदारों ने बहू के कड़े व्यवहार से मजबूर और उदास होकर पापा की दूसरी शादी करा दी। अब मेरी माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उनके पति ने उन्हें मनाने के लिए कितने जतन किए थे। हर बार बड़ी मौसी आड़े आती रही। आखिरकार मेरी माँ की किस्मत में सौतन और डाइवोर्स लिख दी गई। समय ने रुख बदला तो जवानी के रंगीन सुबह रात के अंधेरों का रूप धरने लगी। माँ के बालों में सफेदी आ गई। अब वो घुलने लगी, घुल घुल कर किस्तों की मौत मरने लगी। उनकी दिली तकलीफ को मेरे सिवा कोई ना जानता था। वो रातों को जागती रूठ कर रोती। एक लावा था जो उनके सीने में दहकता था और जुदाई का बीज जो उन्होंने अपने हाथों से बोया था उन्हें झाड़ के कांटों की तरह जख्मी करता रहता था। इस समाज में तलाकशुदा और औरत एक बेकार पुर्जे की तरह समझी जाती है। मेरी वजह से माँ ने दूसरी शादी ना करने का फैसला कर लिया। वो ज्यादा पढ़ी लिखी ना थी। अपने लिए कोई अच्छी नौकरी ढूंढकर कुछ हद तक मुश्किल और परेशानी को कम कर लेती। वो अपनी और मेरी जरूरत के लिए मौसी पर निर्भर हो गई, जो कि एक स्कूल की हेड मिस्ट्रेट्स बन गई थी। बड़ी मौसी ड्यूटी के बाद ठाड़ से घर आकर लेट जाती और आराम करती, जबकि माँ पर घरेलू कामकाज का सारा बोझ डाल दिया गया। कभी तबीयत की खराबी की वजह से कोई काम न कर पाती तो स्कूल से वापसी पर मौसी माँ को बुरा भला कहती और आड़े हाथों लेती। माँ को पाई पाई का मोहताज करके वही बहन अब उन्हें ताने देते न थकती थी कि जिसने उसे इस हाल तक पहुंचाया था। उन्हें पता था कि हम अब जिस जगह पर खड़े हैं वहां से इधर उधर होना हमारे बस की बात नहीं है। ये सच है कि शादीशुदा औरत की इज्जत उसके पति से और पति की इज्जत औरत से ही होती है। माँ के साथ साथ मैं भी एक नौकरानी की तरह सारा दिन काम में जुटी रहती थी। जब थकान से रोती तब ये वो पल होता जब पिता से अलग करने पर मेरी माँ बहुत पछताती, अफसोस से हाथ मलती। अब मैं समझदार हो चुकी थी और हर बात को समझ सकती थी। कभी माँ के दुख पर रोती और कभी मुझे उन पर गुस्सा आता कि एक बेटी के बारे में ना सोचा और अलग घर की जिद में इतने प्यार करने वाले ससुर और सास को छोड़कर अपनी घटिया बहन का कहा मान लिया। अब पछताती हैं। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। बाप जिंदा था और मैं कौड़ी कौड़ी के लिए मौसी की मोहताज थी। इस उम्र में तो लड़कियां अपनी पसंद के पहनावे पहनती हैं और मैं अभी तक मौसी की उतरन पहनती थी। कभी कभी माँ कहती थी कि जी चाहता है जाकर अपने पति के पैरों में बैठ जाऊं और अपने इतने प्यार करने वाले सास ससुर से माफी मांग कर उस स्वर्ग की भीख मांग लूं जिसे मैंने खुद ठुकराया था। लेकिन अब ये कैसे संभव था। उस स्वर्ग की हकदार तो एक दूसरी औरत हो चुकी थी। वो सौतन भी स्वीकार कर लेती, लेकिन तलाक ने तो ये अधिकार भी उनसे छीन लिया था। समय ऐसे ही गुजरता रहा और फिर एक दिन मेरे लिए क्लर्क का रिश्ता भी मौसी ने ढूंढ ही लिया। कौन सा इंतजाम करना था, कौन सा दहेज देना था। सच में इंसान अपने घर से हटकर अपनी कदर और सम्मान खो देता है। आज अगर मैं अपने बाप के घर होती तो अच्छे से अच्छा रिश्ता मेरा नसीब बनता। लाखों का दहेज मिलता और फिर मेरी विदाई का दिन आ गया। पड़ोसियों तक को पता न था कि सुनीता की बेटी ब्याही जा रही है। विदाई के समय दिल जैसे इंतजार में था कि दो हाथ मेरे सर पर रख कर मुझे कहेगा कि बेटी मैं तेरा पिता आ गया हूँ तुझे विदा करने और दुआओं की छांव में अलविदा कहने। मगर आज के खास दिन भी वो साया कहाँ था जिसकी ओट सारी जिंदगी की धूप को ठंडक में बदल देती है। माँ की आंखें भी आज बेबसी की तस्वीर बनी किसी इंसान को ढूंढती थी कि जो अब कभी उनके पास आने वाला ही नहीं था। आज अगर वो पापा के घर में होती तो वो उन्हें जरूर सहारा देकर कहते, मत रो, एक दिन बेटियां तो विदा करनी ही होती हैं। वो तो पराया धन होती हैं। मुझे यकीन है कि पापा खुद भी चुपके चुपके रोते, मगर माँ को ना रोने देते, उन्हें तसल्ली देते और ये ऐसी निढाल और अकेली ना होती। मेरी शादी हो चुकी थी। मैं एक तरफ बैठी थी जब घर में शोर हुआ। पता चला कि मेरा पूरा ददियाल आया हुआ है। मेरी माँ मेरे कमरे में आई। उनके चेहरे पर मैंने काफी सालों बाद ये चमक देखी थी। माँ मुझे बाहर ले गई। वहां सारे मेरे ददियाल वाले थे जो मेरे ससुरालियों से बातें कर रहे थे। शायद कुछ खास बात हो रही थी। फिर सबकी नजर मुझ पर पड़ी। सब दौड़कर मेरे पास आए। पापा ने मुझे गले से लगाया। सबने बारी बारी मुझे प्यार किया। सबकी आंखों में आंसू थे। पापा मुझसे कहने लगे, बेटी मैंने तुम्हें बहुत याद किया। तुम्हारी माँ की एक जिद की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। ये तो आज किसी ने मुझे खबर की कि मेरी बेटी की शादी है, वरना अपनी बेटी के इतने खास दिन भी मैं उसे अपने आशीर्वाद ना दे पाता। बेटी अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने ससुराल में तुम ऐश करोगी। मैंने तुम्हारे नाम काफी जायदाद कर दी है और अपने दामाद को मैं 5 लाख अलग दे रहा हूँ। मेरी बच्ची हमेशा खुश रहना। उन्होंने मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा। मैं बहुत रो रही थी और ये आंसू आज खुशी के थे। मैंने जो मांगा मुझे वो मिल गया, मेरे पापा का आशीर्वाद। सबकी दुआओं की छांव में मेरी विदाई हुई, मगर माँ को एक टूटी हुई टहनी की तरह
चौखट पर झूलते देखकर मैंने विदाई के समय अपने दिल में ये संकल्प किया कि मैं कभी भी माँ की तरह अपने पति से ऐसी जिद नहीं करूंगी जो घर उजाड़ दे। उन्हें भला अलग घर की जिद में अपनी असली घर को खोकर क्या मिला? एक सपने की खातिर हकीकत में मिली हुई खुशियों को खो देना कौन सी अक्लमंदी है? तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें।